आर्टिक की तेज हवाएं साइंटिस्ट के चेहरे पे तेजी से पड़ने लगी। क्लॉस ने अपनी असिस्टेंट की तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, क्या तुम ठीक हो? बर्फ की वजह से क्लॉस के अपने असिस्टेंट का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। असिस्टेंट ने अपना सिर और हाथ हिलाकर आगे बढ़ने का इशारा किया। 3 दिन बीत चुके थे और अब सिर्फ कुछ ही लोग बचे थे। एक बेवकूफ मार्टिन ने चिल्लाकर सबसे कहना शुरू किया कि आसमान में उस चीज ने अपनी दिशा बदल दी है। इस चिल्लाहट की वजह से वहाँ एवालांच आ गया, जिस वजह से 2 रिसर्चर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्लॉस ने देखा कि कैसे उन लोगों के चेहरे में खौफ साफ दिख रहा था और वो सभी बर्फ के सफेद कंबल में हमेशा के लिए खो गए। उसी दिन डॉक्टर मेसन भी रातों रात गायब हो गई, जब हाइपोथर्मिया और नींद के न आने के कारण वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी। हालांकि सारे लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, पर रात के अंधेरे में वो गायब हो गई, जो पूरी नंगी हो पागलों की तरह हंसे जा रही थी। उसके पीछे उसका पति उसे पुकार रहा था, पर वो दोनों इसके बाद फिर कभी नहीं दिखाई दिए। हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आया हूँ यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट SCP-2395 $585.98। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अब सिर्फ 4 ही लोग बचे थे और ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर सैंडहाउस की तबीयत और खराब हो रही है। उनके चेहरे का रंग उड़ने लगा था, आंखों में धुंधलापन था और धीरे धीरे उनकी हालत और गंभीर हो रही थी। हालांकि वो सभी इतनी ऊंचाई पर नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था कि सैंडहाउस को हाइपोक्सिया हो गया हो, पर वो सब इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। पीछे जाने वाला रास्ता पूरी तरह से टूट चुका था और अब उनके पास आगे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उन्होंने आसमान में छाए साए की तरफ देखा और सोचा, आखिर आसमान में ये मनहूस परछाई क्या है जो सूरज की रोशनी को भी खाया हुआ है, जिसकी वजह से उनके इतने सारे मेंबर्स मारे गए। क्या ये किसी तरह का एलियन इन्वेशन की तैयारी थी या फिर और कुछ? आज या कल उन सबको पता चल ही जाना था। रात के समय उन सब ने कैंप के सामने आग जलाया। हालांकि इससे एवालांच आने का खतरा काफी बड़ा था, पर फिर भी डॉक्टर सैंडहाउस की हालत देख वो सब ये जोखिम लेने को तैयार थे। इतनी ठंड होने के बावजूद भी क्लॉस को नींद आने में कोई परेशानी नहीं हुई और जब सुबह हुई तो उसने पाया कि सैंडहाउस की मौत रात में ही हो गई। उसके चेहरे को देखकर ये कोई भी कह सकता था कि रात की ठंड और हाइपोक्सिया को वो झेल नहीं पाया। टीम ने उसकी याद में एक समाधि बनाई और फिर वो सब अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगे, जहां वो काली परछाई अभी भी आसमान में फैली हुई थी। जल्द वो सभी एक लेवल ग्राउंड पर पहुंचे और अब उन्हें वो परछाई साफ दिखाई दे रही थी, जहां वो चीज बड़ी ही अजीब ढंग से लहरा रही थी। मार्टिन ने बताया कि वो परछाई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रही थी, जबकि हवा की दिशा वेस्ट ईस्ट की ओर थी। ये चीज वाकई ही उल्टी दिशा की ओर लहरा रही थी। कभी वो चीज अपनी दिशा बदलती तो कभी अचानक ही रुक जाती, पर आखिर ये कैसे हो सकता है? एक टीममेट ने कहा कि वो एक घर को देख सकता है जो कि उस परछाई के सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वो सभी उस परछाई, जिसे अब SCP-2395 कहा जाता है, से होकर उस घर की तरफ बढ़ने लगे। उस घर जिसे फाउंडेशन ने SCP-2395-A का डेजिग्नेशन दिया, उन सभी ने उस घर को बाहर से बड़ी बारीकी से इन्वेस्टिगेट किया। ऐसा लगता है कि इस घर में कोई औरत रहती है, पर फाउंडेशन मेंबर्स के कई कोशिश के बावजूद भी उस औरत ने मेंबर से किसी भी तरह का संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि उसे धमकाया भी, पर फिर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि चिमनी के धुएं और उसकी परछाई से ये साफ दिखाई दे रहा था कि वो औरत घर के अंदर ही थी। किसी कारण की वजह से ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर नहीं जाया जा सकता। मेंबर्स ने उस घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कई बार कोशिश की और आखिर में जब वो थक हार के वापस जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी घर के दरवाजे से एक आवाज आई। घर के अंदर से एक आरी के जरिए दरवाजे पर रेक्टेंगुलर आकार बनाकर दरवाजे को काटे जाने लगा और फिर वहाँ से एक चिट्ठी को फेंका गया। ये देख सब चकित हो गए, जहाँ पर लिखा था, ठीक है, तुम्हारे जितने भी सवाल हैं यहाँ लिख दो और फिर मैं अपना समय निकाल कर उनका जवाब दूंगी। हाँ, इससे अच्छा होगा कि हम एक दूसरे से आपस में ही बात कर ले। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस जगह का इन्वायरमेंट इतना अजीब क्यों है। Only 10 words, वरना तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ क्यों हो? बाहर ठंड है और मुझे बहुत सारा काम है। किस तरह का काम? मुझे बिक्री करनी होगी। हालांकि भाव काफी कम है, पर फिर भी अगर हमें मुनाफा कमाना है तो हमें इसी भाव पर इसे बेचना होगा। तो क्या तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हो? अंधे हो क्या? यहाँ नाम नहीं दिखाई दे रहा? क्या तुम हमें उस परछाई के बारे में बता सकती हो? अरे मैंने बताया ना, मैं यहाँ बिक्री करने के लिए हूँ। पर तुम आखिर बेच क्या रही हो? पृथ्वी। प्लीज इलैबोरेट। अरे पृथ्वी, अर्थ, इस सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट धरती, ये धरती मेरी माँ है। अरे अब तो समझ में आया ना? तो फिर वो आसमान में वो परछाई क्या है? क्या तुमने कभी किसी टहनी को तोड़ा है जिनके पत्ते सूखे हो? या फिर जब तुम कोई स्टोर से कोई चीज उठाते हो और उस पर एक प्राइस टैग होती है और जब तुम उस चीज को खरीदने के लिए उसे ठीक से इंस्पेक्ट करते हो तो तुम उसके प्राइस टैग को तो जरूर देखते ही होगे।
अब इमेजिन करो कि कोई और उस प्राइस टैग को देख रहा है। अब तो जवाब मिल गया ना, हम पृथ्वी को बेच रहे हैं और मैं बिजी हूँ उन लोगों के लिए जो इसे खरीदना चाहते हैं, और तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। और तब क्लॉस को इस बात का एहसास हुआ कि वो साया कोई एलियन शिप या फिर कोई शैतानी कारण की वजह से नहीं था, बल्कि इन सब की वजह थी एक प्राइस टैग, वो भी पृथ्वी के लिए। SCP-2395 एक विशालकाय प्राइस टैग है जो कि 82 डिग्रीज 8 मिनट्स 2.17 सेकेंड साउथ, 16 डिग्रीज 59 मिनट्स 5.5 सेकेंड्स वेस्ट अंटार्कटिका की तरफ पड़ता है। एरियल ड्रोन्स की मदद से ये पता चला कि इस प्राइस टैग पर एक वैल्यू है जिसमें लिखा गया है $585.98। SCP-2395 को एक छोटे रेबार लूप से जमीन पर काटा गया है जहां इनकी बीच की दूरी 0.7 मीटर लेंथ है। SCP-2395 की लंबाई 258 मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 90 मीटर है और इस पर 2.5 मीटर की पॉलीथीन का कवर चिपका है जहां पर SCP-2395 का प्राइस लिखा है। सबसे अजीब कर देने वाली बात यह है कि हवा का असर इस SCP पर नहीं पड़ता और ये अपनी मर्जी से इधर उधर लहराता है। कभी ये SCP हवा की दिशा की तरफ लहराता है तो कभी कभी पागलों की तरह इधर उधर हिलता है, जो कि इस SCP की सबसे हैरान कर देने वाली बात है। 0.3 किलोमीटर की दूरी पर इस SCP के सामने है SCP-2395-A, जो कि छोटी सी कैबिन है, पर इस कैबिन पर रहती है बड़ी ही एक विचित्र औरत जो किसी के साथ भी फ्रेंडली नहीं है, नॉट फ्रेंडली एट ऑल। इस कैबिन के दरवाजे पर लिखा है LCE, जहां पर ये औरत SCP-2395-B फाउंडेशन मेंबर से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, पर इस औरत को दूसरे लोगों के साथ बात करते देखा गया है और उनके अनुसार इस औरत को ढंग से बात करना बिल्कुल भी नहीं आता। ऑब्जर्वेशन पोस्ट 44 को कम्युनिकेशन और सपोर्ट के लिए फाउंडेशन द्वारा रखा गया है ताकि वो इन SCPs SCP-2395 और SCP-2395-A पर नजर रख सके। इस पर कड़ी नजर के लिए इसके चारों ओर 250 मीटर का रेडियस जोन बनाया गया जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट 44 मॉनिटर करती है और भविष्य में होने वाली इस SCP से जुड़ी हर जानकारी फाउंडेशन को तुरंत देनी होगी। हालांकि SCP-2395-A में रहने वाली औरत से जानकारी नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो फाउंडेशन से बात नहीं करती और बस फाउंडेशन मेंबर डॉक्टर मील से ही उसकी आखिरी बार बात हुई थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस SCP की केस फाइल पसंद आई होगी। ये जरूरी नहीं कि हर कोई SCP शैतानी, डरावना या फिर श्रापित हो। कुछ ऐसे अनोखे SCPs भी होते हैं जिनका होना ही एक बड़ा रहस्य है। और अगर कभी अगली बार कुछ चीज खरीदने के लिए बाहर जाए तो उसके प्राइस टैग पर जरूर अपना ध्यान दें, क्या पता वो भी कुछ ऐसे ही अनोखा SCP निकले। रिमेंबर टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मैं हूँ प्रोफेसर लूशियस और मैं मिलता हूँ आपसे अगले केस फाइल स्टडी पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड फेयरवेल।